हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए आज जो कि रीजनिंग का क्लास लेके आए हुए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड आप सभी को पता होंगे कि रीजनिंग का क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके पेपर में रीजनिंग से ही पूछा जाएगा, अच्छा खासा वेटेज है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन इसमें कवर करवाया जाएगा। ऑल टॉपिक का इसमें मेंशन किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जाएगा हर चीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। हम सभी फ्रेंड आज की इस क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए, इससे पहले आपको जीके जीएस का क्लास दे दिया गया था, एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हुए हैं। इसके अलावा जो है कि आप सभी को स्ट्रेटजी का वीडियो दे दिया गया है कि आप सभी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, किस बुक को आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। तो उसका भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। हम सभी सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, और यह क्वेश्चन जो है वो एनालॉगी का है। पहला क्वेश्चन का आप सभी आंसर कीजिएगा। अगर आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा एक बेजोड़ शब्द है? कहे तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है, ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन रीजनिंग में याद करना पड़ता है। तो कहे तो जीके का ही सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। तो आप सबको बताना चाहिए फ्रेंड कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए, आगे जो है निर्देश दिया गया है, विकल्प संबंधित शब्द का चयन करना है। कनाडा ओटावा से संबंधित है, तो दक्षिण कोरिया किससे संबंधित होगा? ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर इसे कहें कि अगर कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां है? तो डी राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, सियोल। सियोल जो है फ्रेंड, ये किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। और मॉस्को रूस की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अन्यथा लिख देते हैं, याद रखिएगा आप सभी। जापान की राजधानी है। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। इटली की राजधानी है। अब मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप सभी। अब देखिए डायरेक्शन से सवाल है, चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बना सकते हैं या नहीं, चलिए बताने का कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? तानसेन पूर्व की ओर 50 किलोमीटर गाड़ी से चलता है, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ता है, ठीक है। और 25 किलोमीटर गाड़ी से चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है। ये चीज पे सिर्फ गौर कीजिएगा आप सभी, मुड़ किधर रहा है ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। और 10 किलोमीटर गाड़ी से चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। फिर वो क्या कर रहा है? बाएं ओर मुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है? 25 किलोमीटर गाड़ी से चलता है। अब वो किस दिशा के सम्मुख में है, यानी कि हमसे दिशा पूछा गया है। तो यहां से 3 टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, या अब वो किस दिशा में चल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसे हटा लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिशा का पता होना चाहिए, हालांकि आपको पता होगा दिशा का। तो सबसे पहले आप दिशा को देख लीजिए। ये क्या है? पूरा दिशा का सिंबल है। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हम सभी उत्तर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर कहते हैं उत्तरी भाग को, नॉर्थ कहते हैं। उसके बाद दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी भाग को साउथ कहते हैं। और ये क्या है? ईस्ट, यानी कि पूर्वी भाग है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये क्या है? वेस्ट, यानी कि पश्चिमी भाग है। ध्यान रखिएगा आप सभी, पश्चिमी भाग है। अब यहां से आपको प्रॉब्लम क्या होगा? ये तो आपको पता चल गया कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है।
अब आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आखिर दायां और बायां कहां जाएगा, उत्तर का दायां कहां होगा, पश्चिम का दायां किधर होगा, पूर्व का दायां किधर होगा, या पूर्व का बायां किधर होगा, या दक्षिण का दायां किधर होगा, दक्षिण का बायां किधर होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तर में अगर आप खड़े हैं, ठीक है, अगर आपकी मुख उत्तर की ओर है तो आपका दायां जो रहेगा वो पूर्व की ओर रहेगा। कहां रहेगा? पूर्व की ओर आपका दायां रहेगा, क्लियर है। और बायां कहां रहेगा? तो बायां पश्चिम की ओर रहेगा, अगर आपका मुख कहां पे है? उत्तर की ओर में है। तो ये क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। बायां कहां रहेगा? पश्चिम की ओर। अब देखिए उत्तर का ये आपको याद हो गया, तो दक्षिण का याद करना नहीं है, बस उल्टा कर दीजिएगा। जो इसका दायां है पूर्व की ओर, अब दक्षिण का दायां किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा, और बायां कहां चल जाएगा? पूर्व की ओर चल जाएगा, यानी कि इसको उल्टा दीजिए, कम हो जाएगा। अब देखिए इसको याद रखना है, दो ही चीज को याद रखना है, ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। एक उत्तर को याद रखिए, एक पूरब को याद रखिए, बस पलटा देना है। जो पूरब का आएगा उसको पलटा दीजिएगा तो पश्चिम का आ जाएगा। तो देख लीजिए ये भाग है, तो इसे हम सभी क्या कहेंगे? उत्तरी भाग को इसका बायां कहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। उत्तरी भाग को क्या कहेंगे? बायां कहेंगे, और निचले भाग को क्या कहेंगे? दायां कहेंगे, पूर्व का। तो अब इसे याद कैसे रखना है? तो एक ही चीज माइंड में आप याद रखिएगा, अगर उत्तर का दायां पूरब की ओर है तो वाजिब है कि पूरब का जो कि बायां कहां रहेगा? उत्तर की ओर रहेगा। बस यही कंडीशन को आपको फॉलो करना है। अगर उत्तर का दायां पूरब की ओर है तो पूर्व का बायां कहां रहेगा? उत्तर की ओर रहेगा, और पूर्व का दायां कहां रहेगा? दक्षिण की ओर रहेगा। तो यह चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी, और जस्ट इसको पलटा दीजिएगा तो सेम प्रोसेस हो जाएगा। जो इसका बायां उत्तर की ओर है, पश्चिम का बायां कहां चल जाएगा? दक्षिण की ओर, और जो पूर्व का बायां दक्षिण की ओर है, पश्चिम का दायां कहां चल जाएगा? उत्तर की ओर चल जाएगा। गौर कीजिएगा आप सभी। अब देखिए सवाल बनाने का कोशिश करते हैं हम सभी। ये चीज क्लियर हो गए? नोट कर लीजिएगा आप सभी। जब तक ये प्रॉपर आप याद नहीं रखिएगा तब तक आप सवाल को नहीं बना सकते इस प्रकार का सवाल को। अन्यथा अगर एक टर्म में किसी भी तरह से गलती किए तो पूरा सवाल आपका चौपट होने वाला है। तो देख लीजिए क्या कहा गया था, तानसेन पूर्व की ओर 50 किलोमीटर चला है। तो तानसेन को सबसे पहले हम पूर्व की ओर ले जाते हैं। पूर्व किधर है? तो पूर्व इधर है। मान लेते हैं कि तानसेन यहां खड़ा था, अब उसको पूर्व की ओर चलना है। तो पूर्व की ओर चलना है तो हम यहां चलेंगे, पूर्व की ओर चलेंगे। कितना? 50 किलोमीटर है, ठीक है, 50 किलोमीटर इसको चला दिए। अब वो क्या किया है? दाएं ओर मुड़ा है। इस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कहां आखिर मुड़ रहा है वो। तो दाएं ओर मुड़ रहा है, तो आपको क्या बताए थे? पूर्व का दायां कहां जाएगा? पूर्व का दायां आएगा दक्षिण की ओर। तो ये बिल्कुल किधर आ रहा है? दक्षिण की ओर आ रहा है। कितना? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर आया, ठीक है, 25 किलोमीटर कर लेते हैं इसको। उसके बाद क्या किया है? फिर वो बाईं ओर मुड़ा है। ध्यान रखिएगा किस ओर मुड़ा है? बाईं ओर। पहले दाईं मुड़ा, उसके बाद फिर बाईं मुड़ा। तो अब दक्षिण का बायां किधर जाएगा? तो आपको क्या बताए थे? जो उत्तर का दायां अगर पश्चिम की ओर है तो दक्षिण का बायां जो है वो अब पूर्व की ओर होगा, यानी कि दक्षिण का बायां कहां चल जाएगा? पूर्व की ओर चल जाएगा। तो इसको पूर्व की ओर लेके चलते हैं। कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर। ये चीज क्लियर है? यानी कि ये 10 किलोमीटर चला है। अब क्या बोल रहा है कि फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से अब किस ओर मुड़ रहा है? बाईं ओर मुड़ रहा है। तो अभी हम किस दिशा में हैं? पूर्व दिशा में चल रहे हैं। पूर्व का बायां कहां जाएगा? तो देख सकते हैं पूर्व का बायां जो है वो उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है तो पूर्व का बायां, तो बाएं कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप सभी, बाएं 25 किलोमीटर है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर तानसेन चल चुका है। अब हम सभी से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अब वो किस दिशा के सम्मुख में है, यानी कि अब वो किस दिशा में है। तो ध्यान रखिएगा ये दिशा को क्या कहते हैं? हम सभी उत्तर कहते हैं। तो ये अब जो है वो उत्तर दिशा में है। ध्यान रखिएगा किस दिशा के सम्मुख में है? उत्तर दिशा के सम्मुख में है, यानी कि वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा। अब यहां से कंफ्यूजन ये होता है बच्चे को, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है आप सभी से। वह किस दिशा के सम्मुख में है? तो उत्तर दिशा के सम्मुख में है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता आप सभी से कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा होता। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि प्रारंभ यहां से किया था और इस बिंदु को देखिएगा तो वो पूर्व दिशा में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर एक व्यक्ति यहां पे खड़े हैं और एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, इस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि मानते हैं कि ये राम है, पूछा जाएगा तानसेन से कि राम किस दिशा में है, तो वो बिल्कुल बोलेगा कि वो पूर्व दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से। ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। और यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो दूरी देखिएगा तो यहां से यहां तक चला 50 किलोमीटर और इधर चला है 10 किलोमीटर। तो ये दूरी को नहीं नापेंगे,
जो लॉन्ग चला है वो लॉन्ग दूरी को नहीं नापेंगे, हम सभी शॉर्ट दूरी को नापेंगे। तो ये 50 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर, तो 50 + 10 हो जाएगा 60 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये पूछा जाता कि कुल कितने दूरी चला, तो 50, 25, 10 और 25 ये सभी को प्लस कर देते तो वो आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी प्रॉपर ये सारा चीज को समझ चुके होंगे। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि सांप सरीसृप है तो व्हेल क्या है? व्हेल जो है फ्रेंड वो क्या है? सांप क्या है? यह सरीसृप वर्ग का है, तो व्हेल जो है वो स्तनपायी वर्ग का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? आगे देखिएगा। अब देखिए दूसरा टाइप को, यह भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। यानी कि अगर 8 को 48 लिखा जा रहा है तो 6 को क्या लिखा जाएगा? चलिए फटाफट आप सभी आंसर बताइएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं सवाल को। अगर 8 को 48 लिखा जा रहा है तो 6 को क्या लिखा जाएगा? इसमें लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, बिना लॉजिक का सवाल बना ही नहीं पाइएगा। रीजनिंग मतलब क्या होता है? तर्क दीजिए, इसमें लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगा सकते हैं? कितना सोचने का क्षमता है आपके पास? तो देखिए सबसे पहले यहां क्या किया गया है, अगर 8 को किससे गुना करेंगे जिससे कि 48 आ जाए मेरा, तो अगर 8 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 8 के क्या आता है? 48 आता है। उसी प्रकार से देख लीजिए, अब 6 को क्या करेंगे, तो जो रूल इसमें फॉलो किया गया उसी रूल को फॉलो करेंगे। इसमें भी हम 6 संख्या दिया हुआ है और 6 से यहां पर गुना किया तो 6 से यहां पर भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? जिस प्रकार से 8 को 48 लिखा गया था तो क्या किया गया है? 8 को 6 बार गुना किया गया है तो 48 आया है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 6 को 6 बार गुना करेंगे तो 36 आएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए दर्जन का संबंध केले से है, तो उसी तरह जिस प्रकार रीम का संबंध किससे होगा? दर्जन का संबंध होता है केले से, मतलब केला को दर्जन में दिया जाता है, तो उसी प्रकार रीम का संबंध किससे होगा? तो ये कागज से संबंधित होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से हम सभी दर्जन में केला को नापते हैं उसी प्रकार से रीम में हम सभी कागज को मापते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे देख लीजिएगा, अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि के एन को 121 लिखा जा रहा है और 196 लिखा जा रहा है, तो आर यू को क्या लिखा जाएगा? यानी कि के को लिखा जा रहा है 121 और एन को लिखा जा रहा है 196, तो आर को क्या लिखेंगे और यू को क्या लिखेंगे? चलिए बताएंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन भी दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट का नंबर पता होना चाहिए। बगल में शो कर रहा है, आप सभी देख सकते हैं, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अल्फाबेट का नंबर पता होना चाहिए आपको कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे। जैसे कि ए का स्थान जो है फ्रेंड वो क्या है? 1 है। बी का स्थान क्या है? 2 है। सी का स्थान क्या है? 3 है। और डी का स्थान क्या है? 4 है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? अल्फाबेट का नंबर याद करना है, तभी आप प्रॉपर इस सवाल को बना पाइएगा। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो सवाल बिल्कुल बन जाएगा। अगर ये देखिएगा के किस स्थान पे आता है अल्फाबेट में, के का नंबर क्या है? तो के जो है 11वें स्थान पे आता है। के का नंबर देखिएगा अल्फाबेट में गिनती कीजिएगा तो वो 11वां नंबर का है। और अब देखिए क्या किया गया है? 121 लिखा गया है, तो अगर 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आता है? 121 आता है। क्लियर है? यहाँ पे क्या कर दिया गया है? स्क्वायर कर दिया गया, यानी कि के का स्थान आता है 11वें नंबर पर और 11 का स्क्वायर करके 121 पूरा दिया गया है। उसी प्रकार से एन का स्थान क्या आता है? एन का स्थान देखिएगा तो अल्फाबेट में 14 नंबर पर आता है। एन गौर कीजिएगा आप सभी, 14 नंबर पे होता है और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 आएगा। क्लियर है? यानी कि वो नंबर को निकाला गया है अल्फाबेट का और उसके बाद इसका स्क्वायर किया गया है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? आर का स्थान क्या होता है अल्फाबेट में? तो आर का स्थान होता है 18। क्लियर है? आर का स्थान क्या होता है? 18 और 18 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 324 आएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। ठीक है, होने दीजिए 324। यहाँ पे सबसे पहले हम सभी 324 लिख लेते हैं। ठीक है, 324। अब यू का अल्फाबेट में स्थान कितना आता है? तो ध्यान रखिएगा, यू का स्थान आता है 21 और 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 441 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आएगा संख्या वो कौन सी संख्या आएगा? यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगा यू का
वो कौन सी संख्या आएगा, 441 आएगा। यानी कि 324 और 441 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे, सॉरी डी में दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता। बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर है? हमें उम्मीद है कि आप सभी सारा चीज को समझ चुके होंगे और अल्फाबेट का नंबर जरूर याद कर लीजिएगा, तभी आप इसे प्रॉपर बना पाइएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे। 21 को 36 लिखा जा रहा है तो 13 को क्या लिखा जाएगा। 21 को 36 लिखा जा रहा है तो 13 को क्या लिखा जाएगा। चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्या बनेगा इसका आंसर। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो सवाल बन जाएगा। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। 21 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाता है, 21 दूनी 42 होता है और 42 में 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से आगे रूल फॉलो करके देखते हैं। 13 को 2 से गुना करके देखते हैं तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 26 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। यानी कि इसमें क्या क्या गया है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, उसके बाद जितना आया उससे क्या कर दिया गया, 6 माइनस कर दिया गया। तो अब बोलिएगा ये कैसे हो गया। तो ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसमें कोई तर्क नहीं है। जो रूल पहला फॉलो कर रहा है उसी रूल को दूसरा फॉलो करेगा। यानी कि जो रूल ये फॉलो किया है वही रूल से फिर इसको बनाना पड़ेगा आपको। देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल वो रूल फॉलो नहीं करेगा, फिर से दूसरा रूल आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर है। यानी कि 21 को 2 से गुना किए, 42 आया, 42 में 6 माइनस कर दिए तो 36 आ गया। तो उसी प्रकार से 13 को 2 से गुना कर दिए तो 26 आया, 26 में 6 माइनस कर दिए तो 20 आ गया। क्लियर है? अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल जो दिया गया है वो आपके अल्फाबेट से ही संबंधित है। चलिए बताएंगे आप सभी। S बटा O को 19/15 लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार से K बटा L को क्या लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो बिल्कुल सवाल को बना पाइएगा। कुछ भी नहीं है सवाल में, सिर्फ अल्फाबेट का आपको नंबर पता होना चाहिए। बिल्कुल आप बना लीजिएगा सवाल को। सिंपल है। एस का अल्फाबेट में स्थान क्या होता है, तो हम सभी एस को अल्फाबेट में 19 लिखते हैं। यानी कि एस की अगर जब गिनती कीजिएगा तो एस जो आता है वो अल्फाबेट में वो 19वां नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। और ओ कितना नंबर का होता है, तो ओ जो होता है वो 15वां नंबर का होता है। ओ का स्थान जो है वो 15 नंबर पर है। यह चीज क्लियर हो गया। तो उसी प्रकार से के का स्थान क्या होता है अल्फाबेट में, तो के का स्थान होता है 11 और एल का स्थान क्या होता है, एल का स्थान होता है 12। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहां सिंपल देखिए बताया भी गया था कि ए का स्थान अल्फाबेट में 19 होता है, 19वें नंबर पे आता है एस और 15 नंबर पे ओ आता है। तो उसी प्रकार से के आता है 11 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर। क्लियर है? आगे देख लीजिए। आगे है 8 को 25 लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार से कौन सा संख्या जो है जोड़ी संबंधित है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बना पाइएगा आप सभी। क्या किया गया है, 8 को पकड़िए, क्या कर सकते हैं इसमें जिससे कि मेरा 25 पूर जाए। तो सबसे पहले 25 के आसपास चल के देखते हैं। 8 को 3 बार गुना करते हैं। स्क्वायर भी कर सकते हैं या प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह से वो रूल फॉलो होना चाहिए। तो अगर इसको 3 से गुना करके देखते हैं तो 8 तिया क्या होता है 24 और 24 में 1 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 25 हो जाता है। क्लियर है? उसी प्रकार से अब सब संख्या को हमको चेक करना पड़ेगा, सब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा आपका। 15 को अगर 3 से गुना करते तो 15 तिया 45 और 45 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, नहीं पूरेगा क्योंकि यहाँ पे हम 1 प्लस किए हैं तो वहां भी हमको 1 प्लस करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं 14 को, ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। 14 ने 28 चौथिया 42 होता है और 42 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 होगा। ये भी संख्या नहीं होगा। अब देख लीजिए 16 का, 16 ने 32 16 48 होता है, ठीक है। और 48 में 1 प्लस करेंगे तो 49 होगा। यानी कि ये रूल बिल्कुल फॉलो करने वाला है। 16 को 3 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 48 हो गया और 48 में 1 प्लस कर दीजिए तो 49 हो गया। देख लीजिए ये रूल को बिल्कुल फॉलो किया गया है। ये
रूल बिल्कुल फॉलो किया गया। 3 से यहाँ भी गुना किए थे इसको, 3 से यहाँ भी गुना किए, एक यहाँ भी प्लस किए, एक यहाँ भी प्लस किए, यानी कि ये संख्या को 3 से गुना किए, उसके बाद जो आंसर आया उसमें एक प्लस कर दिए, तो ये रूल बिल्कुल फॉलो हो गया। तो उसी प्रकार से 16 वो संख्या है जो कि 3 से गुना करने पर 48 आ रहा है और प्लस 1 करने पर 49 पूर रहा है, यानी कि ये रूल बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। 11 ने 22, 11 33 और 33 में एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, 34 होगा, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। अब देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। चले बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिस प्रकार से ABCD को ZYXW लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से GHIJ को क्या लिखा जाएगा। अल्फाबेट का आपको सीरीज दिए हुए थे जो आपको अभी स्क्रीन पे शो करवाए थे, उससे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसमें जस्ट अपोजिट दिया हुआ है अक्षर को, जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। थोड़ा सा देख लीजिएगा वो जो आपको बताए थे। उसी प्रकार से सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, और डी का अपोजिट क्या होता है, तो डब्ल्यू होता है। देख लीजिएगा आप सभी। तो ये क्या है, अपोजिट में दिया हुआ था। ए का अपोजिट होता है अल्फाबेट में जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, और सी का अपोजिट एक्स होता है, और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो उसी प्रकार से हम भी जी का अपोजिट करेंगे। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा अल्फाबेट में, तो टी आएगा जी का अपोजिट। ध्यान रखिएगा, जी का अपोजिट जो आएगा वो टी आएगा। और उसके बाद एच का अपोजिट क्या आ जाएगा, तो एच का अपोजिट जो आएगा वो एस आएगा। और उसी प्रकार से आई का अपोजिट क्या आ जाएगा, तो आई का आ जाएगा आर। और उसी प्रकार से जे का अपोजिट क्या आ जाएगा, तो जे का आ जाएगा क्यू। आपको जो वो सीरीज दिए हुए थे वो चीज को गौर कीजिएगा आप सभी। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है A B C D E F G H I J K L M। उसके बाद N इसके नीचे आ जाएगा, O P Q R S T U V W X Y Z। देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए जी का अपोजिट टी आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। जी का अपोजिट टी आया हुआ है, बिल्कुल है। एच का अपोजिट एस है, बिल्कुल है। आई का अपोजिट आर है, बिल्कुल है। और जे का अपोजिट क्यू है, बिल्कुल है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड था, अक्षर था। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, TSR Q आ जाएगा। कहां पे नजर आ रहा है, TSR Q। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे प्रॉपर समझ चुके होंगे। तो चलिए आज कितना है, आज की ये क्लास के सलाह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जल्दी आपको इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा दूसरे टॉपिक का। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।